Shri Education. नमस्कार दोस्तों, बहुत बहुत स्वागत करता हूं सभी का मैं श्री एजुकेशन की तरफ से। तो दोस्तों, आज के इस वीडियो में हम जनरल साइंस का जो बहुत ही इंपॉर्टेंट पार्ट है, जिसे हम फिजिक्स कहते हैं, भौतिक विज्ञान, उसके जो बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न हैं जो कि एग्जाम में पूछे गए हैं। पिछले जो भी एग्जाम हुए हैं 10-15 सालों में, जो भी एग्जाम हुए हैं जिनमें ये सब क्वेश्चन पूछे गए हैं, उन सभी का मैं संग्रह लाया हूँ आपके लिए। तो जैसा कि हम देख रहे हैं एग्जाम नजदीक आ रहे हैं, तो ये क्वेश्चन जो है सभी एग्जामों में, एसएससी, आईएएस, पीसीएस, सभी एग्जामों में पूछे गए हैं। तो ये क्वेश्चन आप देख लेते हैं, तो ये आपको फ्यूचर में जो एग्जाम देने वाले हैं उसमें आपको मिल जाएंगे। इसकी सीरीज में लाया हूँ, आज से ये स्टार्ट कर रहा हूँ। ये इसका पहला पार्ट है। ये जितने भी पार्ट बनते हैं सभी आप देख लीजिए, तो सारा जो भी 70% से ज्यादा जो भी क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, कंसेप्ट वही दोहराए जाते हैं। क्वेश्चन भले वही ना दोहराए जाए, मगर कंसेप्ट वही दोहराए जाते हैं। तो मैं कंसेप्ट आपको सिखा दूंगा। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों? चंद्रमा पर वायुमंडल नहीं है, क्यों? तो 4 ऑप्शन दिए गए थे और ये क्वेश्चन एग्जाम में आया हुआ है। तो हमें मालूम होना चाहिए चंद्रमा पर वायुमंडल इसलिए नहीं है क्योंकि चंद्रमा का जो एस्केप वेलोसिटी है, एस्केप वेलोसिटी जिसे कहते हैं पलायन वेग, वो बहुत ही कम है। पलायन वेग चंद्रमा का कितना है? हमारा 11.2 किलोमीटर पर सेकंड है हमारे पृथ्वी का, और 6 गुना चंद्रमा पर कम है। क्योंकि यहाँ पे हम जानते हैं G = 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर है अर्थ पे, चंद्रमा पे इसका 6 गुना कम है, इसलिए प्लान वेग भी वहाँ क्या है, 6 गुना कम है। तो आप देख सकते हैं कि 2 से भी कम आ रहा है, तो 1.8 समथिंग आ रहा है ये। तो चंद्रमा पर वायुमंडल ना होने के कारण इसके कम प्लान वेग होने की वजह से है। अब क्यों प्लान वेग क्यों मैटर करता है? जैसे ये कोई भी ग्रह या उपग्रह है, इसके बाहर जो वायुमंडल होगा उसमें गैसें होंगी। गैसें किसी न किसी वेलोसिटी से ट्रेवल करती रहेंगी, ठीक है? किसी न किसी वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे। जो गैसीय अणु हैं वो किसी न किसी वेलोसिटी से ट्रेवल करेंगे। यहाँ पे रुकिए, थोड़ा सा प्लान वेग के बारे में आपको बताता हूँ। प्लान वेग वह न्यूनतम वेग होता है कि वो किसी वस्तु को अगर दे दिया जाए ना, तो वो प्लान कर जाएगा। नाम से पता लग रहा है, मतलब वो उसकी कक्षा से बाहर चला जाएगा, कभी वापस नहीं आएगा। जैसे पृथ्वी पे है, कोई खड़ा है, पृथ्वी पे कोई खड़ा हुआ है, अगर आप किसी को पकड़ के फेंक देते हैं इतने स्पीड से, 11.2 मीटर पर सेकंड से ज़्यादा स्पीड या इसके बराबर स्पीड से आप फेंक देते हैं, तो कभी वापस नहीं आएगा, पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से परे चला जाएगा। क्रिश मूवी देखी होगी आपने, तो उसमें क्या मारता, फुटबॉल वुटबॉल को इधर उधर मारता, उड़ जाती, कभी आती नहीं। तो इसका मतलब उसने इतनी वेलोसिटी से मारा था, इससे ज़्यादा वेलोसिटी से मारा था, भले ही मूवी में मारा था, ठीक है? तो चंद्रमा पर वायुमंडल का ना होने के कारण प्लान वेग है, क्योंकि जो वहाँ की गैसें हैं उनकी जो स्पीड होती है 11.2/6 से ज़्यादा होती है, तो वो रुक ही नहीं पाती, तो चली जाती है, प्लान कर जाती है, इसलिए। ठीक है, होप समझ में आ गया होगा आपको। ये सब देखिए, मैंने आपको कंसेप्ट सिखा दिया है। मेरा ये चैनल, एक हमारा जो दूसरा ये चैनल था, ये, ठीक है, एग्जाम टिप्स, इस पे हमने ये इसके क्रैश कोर्स चला दिए हैं, आपके स्क्रीन पे आ रहे हैं। ये जो क्रैश कोर्स है ये हमने पढ़ा दिए हैं वहाँ पे। 9-10 चैप्टर लगभग हो चुके हैं वहाँ पे, आप जाकर देख सकते हैं। 9-10 पार्ट अपलोड हो चुके हैं। अगर वो उसका लिंक एक्चुअली मैं चैनल यहाँ पे अलाउड नहीं है, तो मैं नहीं दे सकता, मगर मैंने लिंक दिया हुआ जो हमारा फेसबुक पेज है, फेसबुक पेज पर आप जाएंगे तो वहाँ पे एक ऑप्शन होता है वॉच वीडियो, स्टार्टिंग में ही वॉच वीडियो, तो वो क्लिक करेंगे, वो चैनल पे हमारे पहुँच जाएंगे। और मैं फेसबुक पेज पे अपना उसका लिंक भी दे दूंगा, वहाँ पे आप जाकर देख सकते हैं। चलिए, दूसरा क्वेश्चन है, किसी व्यक्ति को मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर अपनी कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना चाहिए? देखिए, मुक्त रूप से घूर्णन कर रहे घूर्णी मंच पर, मुक्त रूप से मतलब इसका कहने का मतलब ये है कि उस पर कोई भी बाहरी बल नहीं लग रहा, कोई भी बाहरी बल नहीं लग रहा। ये मंच मैंने मान लिया है, ये घूम रहा है, इसे घूम रहा है, ठीक है, नीचे से घूम रहा है, ये एक कांस्टेंट ओमेगा से घूम रहा है, ओमेगा कांस्टेंट है यहाँ पे, ऐसे ऐसे घूम रहा है। यहाँ पे व्यक्ति खड़ा हुआ है, यहाँ पे व्यक्ति खड़ा हुआ है। अब ऑप्शन ये दिया था
कि ये अपने हाथ फैला ले या हाथ बटोर ले या क्या कर ले कि इसका जो घूर्णन चाल है वो कम हो जाएगा। तो मैं आपको बता दूं कि अगर मुक्त रूप से कोई भी वस्तु घूम रही है, कोई भी वस्तु घूम रही है, उस पे बाहरी बल नहीं लग रहा, बाहरी बल आघूर्ण नहीं कार्य कर रहा है, तो आप देखेंगे कि उसका जो कोणीय संवेग रहता है जे, जिसे हम कहते हैं, वो कांस्टेंट रहता है। तो जे इज इक्वल टू क्या रहता है, आई इंटू ओमेगा रहता है। आई हमारा क्या है, आई को हम मोमेंट ऑफ इनर्शिया कहते हैं। ओमेगा हमारा क्या है, कोणीय वेग है। मोमेंट ऑफ इनर्शिया मतलब जड़त्व का आघूर्ण। ये क्या है, जड़त्व का आघूर्ण। ठीक है। अब किसी पिंड के लिए, जैसे ये पिंड है द्रव्यमान का, इस अक्ष के आसपास घूम रहा है, तो इसका आई जो हो जाएगा, अगर ये पिंड है मतलब एक बिंदु पिंड है, तो ये एम आर स्क्वायर हो जाएगा। ये आर दूरी है। तो आप देख सकते हैं कि अक्ष के जितना दूर ये द्रव्यमान फैला हुआ हो तो आर की वैल्यू उतनी ज्यादा होगी, आई का मान उतना ज्यादा होगा। ठीक है। अब जे कांस्टेंट रहेगा अगर कोई बल आघूर्ण, बाहरी बल आघूर्ण कार्य नहीं कर रहा है। तो अभी इसी कंडीशन में देखिए, अब इस कंडीशन में ये जो व्यक्ति है हाथ बटोरे हुए है, तो आई इंटू ओमेगा। ठीक है, आई वन ओमेगा वन मान लिया। अब आई वन इसका क्या होगा, कम होगा, क्योंकि जो द्रव्यमान है इसका इस अक्ष के अलोंग है तो ज्यादा फैला नहीं हुआ है। मगर दूसरी कंडीशन में देखिए, इसने अगर अपने हाथ फैला लिए हैं तो इसका द्रव्यमान अक्ष से दूर चला गया, तो आई का मान क्या है, बढ़ गया है। तो आई टू इंटू ओमेगा टू हो गया। जबकि हम जानते हैं कोई बाहरी बल आघूर्ण काम नहीं कर रहा, तो इसका वैल्यू कांस्टेंट होना चाहिए, इसका गुणनफल मैंने मान लिया 10 होना चाहिए। अब I2 क्या हो गया, बढ़ गया, तो इसका मतलब इसको 10 होने के लिए ओमेगा 2 क्या होना पड़ेगा, कम होना पड़ेगा। तो वही पूछ रहा है, कोणीय चाल कम करने के लिए क्या करना पड़ेगा, उसे अपने हाथ फैला लेने चाहिए, उस व्यक्ति को अपने हाथ फैला लेने चाहिए, तब वो कम कोणीय चाल से घूमेगा। समझ गए हैं, बहुत ही इजी है। आपने देखा होगा जो सर्कस से ऐसे घूमते हैं, ऐसे खड़े रहते हैं, जब वो अपने हाथ को बटोर लेते हैं तो तेज घूमते हैं, अगर हाथों को फैला लेते हैं तो वो स्लो घूमते हैं। अब अगला क्वेश्चन है, ये एक हॉर्स पावर में कितने वाट होते हैं। हॉर्स पावर जो होता है ये पावर का मात्रक है। ठीक है, ये पावर को हिंदी में क्या कहते हैं, शक्ति। ये शक्ति का मात्रक है। तो एक हॉर्स पावर जो होता है वो 746 वाट के बराबर होता है। 746 वाट के बराबर होता है। ये सब हमने डिटेल में वहां पे कन्वर्ट बता दिया आपको, वो क्रैश कोर्स में देख लीजिए आप। उसका देखिए, तूफान की भविष्यवाणी की जाती है जब वायुमंडलीय दाब में क्या हो। वायुमंडलीय दाब अगर अचानक तेजी से गिर रहा है ना, तो हम मान लेते हैं, मान क्या लेते हैं, तो ऐसा होता है कि तूफान आने वाला है। जब वायुमंडलीय दाब, इन्वायरमेंट का वायुमंडलीय दाब तेजी से गिरता है, तेजी से कम होता है, तो ऐसा कहा जाता है कि वो आने वाला है। वायुमंडलीय दाब अगर तेजी से कम हो रहा है तो तूफान आने वाला है। ठीक है, कोई भविष्यवाणी नहीं है, ये साइंटिफिकली है कि मतलब अगर इन्वायरमेंट का प्रेशर बहुत तेजी से कम हो रहा है तो वहां पे आंधी आने वाली है। अगर धीरे धीरे कम हो रहा है, धीरे धीरे कम हो रहा है, तो बारिश आने वाली है, बारिश। ठीक है, अगर बढ़ रहा है, धीरे धीरे बढ़ रहा है, तो मौसम जो है वो साफ है, बिल्कुल कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, प्रेशर कम हो तब ज्यादा दिक्कत होती है। प्रेशर धीरे धीरे कम हो तो इसका मतलब बारिश, प्रेशर तेजी से कम हो तो इसका मतलब आंधी आ रही है। ये कैसे पता लगता है हमको, बैरोमीटर की सहायता से। बैरोमीटर का उपयोग वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। बैरोमीटर का उपयोग जो है, बैरोमीटर का उपयोग जो है वो वायुमंडलीय दाब को मापने में किया जाता है। अब बैरोमीटर का पाठ्यांक अगर तेजी से नीचे गिरता है तो इसका मतलब जो है कि तूफान आने वाला है। धीरे धीरे पाठ्यांक नीचे गिरता है तो बारिश होने वाली है। सब हमने वहां पे बताया हुआ है। उसका देखिए, भिन्न भिन्न द्रव्यमान के दो पत्थर को एक भवन के शिखर से एक साथ गिराया जाए तो कौन सा पहले गिरेगा। सिंपल सी बात है, भवन पे ऊपर चढ़ गए भैया, तो दो पत्थर गिराए हमने, एक का द्रव्यमान 100 किलो है, एक का किलो 10 किलो है, तो सोच के बताइए कौन पहले गिरेगा। दोनों एक साथ गिरेंगे, दोनों एक साथ गिरेंगे। क्यों, क्योंकि जो यहाँ से यहाँ आने में लगा समय है ना, वो इनके द्रव्यमान पर निर्भर नहीं करता। क्योंकि देखिए, जब ये हवा में नीचे गिर रहे हैं तो गुरुत्वीय त्वरण जी काम कर रहा है, तो हम जानते हैं इनका प्रारंभिक वेग 0 है, प्रारंभिक वेग 0 है, और ऊंचाई h इसकी भी है, ऊंचाई h इसकी भी है। तो हम जानते हैं अगर गुरुत्वाकर्षण के अंडर में ये गिर रहे हैं तो कौन सी नियम लगाते हैं, गति के तीनों नियम लगाते हैं ना, तो हम हाइट वाला लगाएंगे।
H इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाएंगे। H हाइट मैंने मान लिया इसकी भी H है, तो H इज इक्वल टू प्रारंभिक वेग 0 है प्लस 1/2 जी इसके लिए भी है, इसके लिए टाइम T1 लगा पहले वाले के लिए। दूसरे वाले के लिए H हाइट वही है, 0 वही है, प्रारंभिक वेग प्लस 1/2 वही है, जी वही है, तो T2 स्क्वायर, तो T1 T2 बराबर ही हो गए ना भैया, टाइम सेम लगेगा। अगर 1 किलोग्राम का वस्तु फेंकें या 1000 किलोग्राम का वस्तु फेंकें तो दोनों को नीचे आने में टाइम वही लगेगा। अभी अभी आप वो कीजिए, इसका एक्सपेरिमेंट कीजिए। एक पेन का कैप लीजिए हल्का सा, एक भारी सा सामान लीजिए, उसको एक साथ फेंकिए, देखिए दोनों एक साथ नीचे गिरेंगे। अब वो कारण अलग है, अगर आप कहेंगे कागज फेंके तो कागज पे दूसरा कारण मतलब आ गया ना, वहां पे जो हवा का प्रतिरोध है वो भी तो काम करने लग गया ना। अगर निर्वात में करो तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो वो वहां भी काम करेगा, ठीक है। यहाँ पे बाहरी बल लग रहा है ना, इस पे जो हवा का जो हवा है वो प्रतिरोध लगा रही है कागज पे, जबकि थोड़ा सा भारी लोगे उस पर ये नगण्य हो जाता है, इसलिए, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक भू उपग्रह अपनी कक्षा में निरंतर गति करता है, यह अभिकेंद्र के प्रभाव में होता है जो कहाँ से प्राप्त होता है। एक भू उपग्रह है, देखिए ये भू उपग्रह मतलब समझ रहे हैं क्या, कि हमारी धरती का जो उपग्रह है, और भूस्थायी उपग्रह मतलब हमारी धरती का और उस सैटेलाइट का दोनों का कोणीय वेग सेम हो, मतलब साथ ही साथ घूमे, जैसे ये घूमे वैसे वही घूमे। जैसे ये दिल्ली के ऊपर रखा हो तो दिल्ली के ऊपर हमेशा रहे, ठीक है। तो उसे कहते हैं भूस्थायी उपग्रह, जियो स्टेशनरी उपग्रह, जियो स्टेशनरी सैटेलाइट। वो भी बहुत बार इसमें कंसेप्ट में पूछे जाते हैं, वो हमने डिटेल में बताया हुआ है आपको, जितने भी क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं वो आपको समझ में आ जाएंगे। अब देखिए ये जो सैटेलाइट है आपका और ये जो हमारा अर्थ है, इसके बीच की जो दूरी है आर है, तो इसके सेंटर पे एक केंद्र अभिकेंद्र बल लग रहा है। तो वो बल कहाँ से आया भैया, इन दोनों का जो आकर्षण बल है वही है। इन दोनों के बीच में जो आकर्षण बल लग रहा है वो केंद्र की तरफ, वही जो है अभिकेंद्र बल का काम कर रहा है। अभिकेंद्र बल जो है ये कोई नया बल नहीं है, जो हमारी रोजमर्रा की जिंदगी में काम आते हैं ना, जो बस वस्तु को गोल गोल घुमाना शुरू करते हैं वो अभिकेंद्र बल हो जाएगा। एग्जाम्पल, एक रस्सी से आप कोई पत्थर बांधिए, घुमाइए, तो रस्सी में जो तनाव बल लग रहा है केंद्र की तरफ वही अभिकेंद्र बल हो जाएगा। नाम इसलिए अलग है क्योंकि केंद्र की तरफ है तो अभिकेंद्र बल, ठीक है। यहाँ पे तनाव अभिकेंद्र बल बराबर, तनाव जो बल है वो अभिकेंद्र बल का काम करेगा। अभिकेंद्र बल हमने वहां बताया हुआ, मगर फिर से बता दे रहे हैं। अगर ये अर्थ है, ये वी वेग से चल रहा है, वी चाल से चल रहा है, इसकी जो त्रिज्या है, जिस चक्कर जहां जिस गोले पे चक्कर लगा रहा है उसका रेडियस आर है, इसका द्रव्यमान m है जो चक्कर लगा रहा है। अब इसका जो सेंटर की ओर अभिकेंद्र बल लगेगा उसको मैंने मान लिया सी, एफ सी, सेंट्रीपिटल फोर्स इज इक्वल टू होगा mv² बाई आर, ठीक है। और v इज इक्वल टू आर ओमेगा होता है, ओमेगा क्या है, कोणीय वेग। अगर यहाँ पुट कर दे तो क्या आ जाएगा, m r ओमेगा²। ये सब आपको वहां मालूम पड़ जाएगा। उसका देखिए, घड़ी में जो स्प्रिंग होता है, घड़ी के स्प्रिंग में भंडारित कौन सी ऊर्जा होती है। घड़ी के स्प्रिंग में कौन सी ऊर्जा होती है, घड़ी का स्प्रिंग, जैसे कोई भी स्प्रिंग मान लिया, इसको आप कंप्रेस करेंगे या खींचेंगे, इसको कंप्रेस करेंगे या खींचेंगे, तो इसमें जो ऊर्जा संचित हो जाती है वो हमेशा स्थितिज ऊर्जा संचित होती है। वो स्थितिज ऊर्जा दो होती है, वो 1/2 kx² होती है। जो स्थितिज ऊर्जा संचित होती है ना, वो 1/2 kx² होती है। 1/2 आपको मालूम है क्या होता है, के जो होता है वो स्प्रिंग का स्प्रिंग नियतांक कहलाता है, स्प्रिंग कांस्टेंट कहलाता है। वो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है, वो स्प्रिंग की प्रॉपर्टी है। स्प्रिंग इसका इसका जो वो होता है, इसका जो मात्रक होता है के का, वो न्यूटन प्रति मीटर होता है। आप निकालेंगे तब भी आ जाएगा, क्योंकि देखिए ये क्या हो जाएगा, न्यूटन मीटर हो जाएगा ये, और ये मीटर स्क्वायर नीचे आएगा तो न्यूटन प्रति मीटर हो जाएगा। के का जो वो होता है मात्रक, न्यूटन प्रति मीटर हो जाता है। और एक्स क्या है, जितना हमने कंप्रेस किया या जितना हमने इसको स्ट्रेच किया, जितना खींचा या उतना कंप्रेस किया, वो एक्स की वैल्यू है। तो यू इज इक्वल टू 1/2 kx², स्थिति ऊर्जा भंडारित हो जाती है। एक ऊंची इमारत से एक गेंद को विरामावस्था से गिराया जाता है। ये आईएएस में क्वेश्चन पूछा हुआ, इससे पहले भी आईएएस वाला क्वेश्चन था ये। एक ऊंची इमारत से एक गेंद को विरामावस्था से गिराया जाता है, 3 सेकंड के बाद उसका वेग क्या होगा। सिंपल सी बात है भैया, विरामावस्था से गिरा रहे हैं
इमारत बहुत ऊंची है। 3 सेकंड बाद इसका वेग पूछा हुआ है, तो सिंपल सी बात है, v इज इक्वल टू यू प्लस जी टी से। अगर नीचे गिराएं तो प्लस जी टी, अगर ऊपर की हो तो v इज इक्वल टू यू माइनस जी टी हो जाएगा। अगर हाइट पूछा होता तो h इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ जी टी स्क्वायर लगाते, अगर नीचे की ओर है। अगर ऊपर है तो माइनस यहाँ हो जाता। क्यों? क्योंकि ऊपर मंदन काम करता है ना। और एक और फॉर्मूला है, वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस टू जी एच। वी आपको मालूम है अंतिम वेग, यू आपको मालूम है प्रारंभिक वेग, एच आपको मालूम है हाइट, बाकी सब आपको मालूम है। यहाँ पे अंतिम वेग पूछा हुआ 3 सेकंड के बाद। वी आरंभिक वेग कितना है, 0 है, प्लस जी की वैल्यू 9.8 है इंटू 3, तो ये आपका आंसर हो जाएगा। तो ये 9.8 ना 10 मान लेते हैं, तो इसको लगभग कितना आ जाएगा, 30 लगभग आ जाएगा। ठीक है, मीटर पर सेकंड इसका यूनिट हो जाएगा। वैसे 9.8 होता है, ठीक है, 9.81 होता है मीटर पर सेकंड स्क्वायर जी का मान। अब एक वस्तु का द्रव्यमान 100 किलोग्राम है। अगर चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण g/6 है, होता ही है। अगर गुरुत्वीय त्वरण चंद्रमा पर g/6 है तो वस्तु का द्रव्यमान और भार बताइए। चंद्रमा पर वस्तु का द्रव्यमान और भार बताइए। भैया कुछ भी हो जाए, चाहे यहाँ लो चाहे पाताल में ले जाओ, किसी वस्तु का द्रव्यमान जो है वही रहेगा। द्रव्यमान कभी चेंज नहीं होगा। द्रव्यमान 100 किलोग्राम है तो 100 किलोग्राम रहेगा। और भार का मतलब देखिए क्या होता है, कंफ्यूज रहता है सब। भार का मतलब m इंटू जी। भार, किसी वस्तु का भार मतलब उसका खुद का द्रव्यमान इंटू जहां पे है वहां पे गुरुत्वीय त्वरण कितना है, बस। अब अर्थ पे रहेगा तो इसका mg रहेगा। अगर चंद्रमा पे चला जाएगा तो mg/6 हो जाएगा, क्योंकि वहां g/6 है। अब बताइए भार क्या हो गया, कम हो गया। भार 6 गुना कम हो जाएगा, मगर द्रव्यमान जो है वो 0 हो जाएगा। ऐसा बोला जाता है ना, अंतरिक्ष में जाके हमारा भार 0 हो जाता है, हमारा द्रव्यमान तो वही रहता है। भार 0 क्यों रहता है, क्योंकि वहां जी है नहीं, जी 0 हो जाता है तो भार m इंटू 0 0 हो जाएगा, इसी कारण से। ठीक है, उसका देखिए, पास्कल किसकी इकाई है, दाब की इकाई है भैया, दाब की इकाई है पास्कल। ठीक है, एटीएम भी दाब की इकाई है, एटमॉस्फेरिक, ठीक है, मतलब वायुमंडलीय दाब। और बार भी जो है इसकी इकाई है, किसकी इकाई है, वायुमंडलीय दाब की इकाई है। ठीक है, दाब की इकाई है। तो एक बार इज इक्वल टू जो होता है वो लगभग 10⁵ पास्कल होता है। एक बार इज इक्वल टू 10⁵ पास्कल होता है। पास्कल लिखो या इसको लिखो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, क्योंकि दाब जो होता है प्रेशर, वो बल बटा द्रव क्षेत्रफल होता है। ये क्षेत्रफल है ए। अब जो बल लेंगे इसके परपेंडिकुलर अगर एफ बल लग रहा है, इसका एरिया ए है, तो इसके एकांक क्षेत्रफल पर लगने वाले बल को क्या कहते हैं, दाब कहते हैं। तो F/A तो आ जाएगा इसका दाब, न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, या इसको बोले पास्कल। ये दोनों एसआई में है। ठीक है, अब वायुमंडलीय दाब के रूप में लिखें तो बार इसका यूनिट हो जाता है। एक बार इज इक्वल टू 1.01 इंटू 10⁵ होता है, तो लगभग 10⁵ लिखा जाता है। हर एग्जाम में न्यूमेरिकल ये 10⁵ ही आपको मिलेगा। ठीक है, और दाब आपको मालूम है जो वायुमंडलीय दाब है वो बैरोमीटर से मेजर किया जाता है। अगला क्वेश्चन देखिए क्या है, एक द्रव की बूंद है, वो गोलीय आकार धारण कर लेती है, क्यों? एक द्रव की बूंद जो है वो गोलीय आकार धारण कर लेती है। जैसे ऊपर से इसको नीचे फेंका जाए तो ये गोलीय आकार धारण कर लेती है, मतलब बूंद में रहती है। क्यों? क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण। किस तनाव के कारण? पृष्ठ तनाव के कारण। ठीक है, पृष्ठ तनाव के कारण ये एक गोलीय आकार धारण कर लेती है, क्योंकि पृष्ठ तनाव मतलब इसके पृष्ठ पर जो तनाव लगता है, क्योंकि एक गोलीय अवस्था में ही इसका जो आयतन है वो मिनिमम हो पाएगा। तो ये अपने आप को इस तरीके से सिकोड़ लेती है कि ये जिसका जो आयतन है न्यूनतम हो जाए, तो ये गोला ही है जिसमें ये न्यूनतम हो सकता है। ठीक है, तो ये पृष्ठ तनाव के कारण। मगर अब देखेंगे किसी टेबल पे रख देंगे तो ये फैल जाता है। ये यहाँ पे असंजक बल काम करता है, असंजक बल। ठीक है, असंजक बल। अब वहाँ पे जब जाएंगे आपको सब मालूम पड़ जाएगा पृष्ठ तनाव के बारे में पूरी इन्फॉर्मेशन। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। वेबसाइट पे चली जाइएगा हमारे, आपको बहुत अच्छी अच्छी वहाँ पे मटेरियल मिल जाएगा, आप ऑनलाइन पढ़ सकते हैं उसे। तो हमारे फेसबुक पे पेज पे जरूर जाइएगा, ताकि वहाँ से डायरेक्ट आप हमारे दूसरे चैनल पे जा सकें और ये सब पढ़ सकें।
वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिएगा। 4 वीडियो आ रहे हैं आपके स्क्रीन पर, देख लीजिएगा, आपके एग्जाम के रिलेवेंट हैं। हम आपसे मिलेंगे अगले एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार।